ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। संसद में एक लंबे समय के बाद वक्फ विधेयक पर जमकर चर्चा हुई। पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबने अपने अपने अंदाज से लंबी तकरीरें की। देर रात तक पार्लियामेंट के दोनों सदन चले और दोनों जगहों से ये बिल पारित हुआ और अब ये कानून बन जाएगा, वक्फ कानून। लेकिन ये बता गया कि भारतीय राजनीति में बहस का क्या मतलब होता है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत लंबे समय के बाद एक विधेयक पर चर्चा चली, वक्फ विधेयक पर चर्चा चली और खूब चर्चा चली। सत्ता पक्ष ने अपना हवाला दिया, विपक्ष ने अपना हवाला दिया, अपने अपने हिसाब से जमकर तकरीरें हुई। लोकसभा की तकरीरें हो या राज्यसभा की तकरीर हो, अपने आप में सुनने वाली है। अपने अपने तरीके से बौद्धिक बल के जरिए इसका विरोध हुआ, इसका समर्थन हुआ और राजनीति का वो चेहरा देखने को मिला जिसके लिए भारतीय संसद मशहूर है और सांसद मशहूर है कि किसी चीज को, किसी पेशबंदी को कितने मशरूफियत से, इतनी तल्लीनता से, कितनी तैयारी से वो आते हैं और अपनी राय रखते हैं। तो ऐसा बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा था और लग रहा था कि जो वाइब्रेशन था, इसी वाइब्रेशन का नतीजा था कि 2 बजे 2:30 बजे रात तक ये सब कुछ होता रहा और तब जाके पास हुआ। अब ये कानून जो वक्फ कानून है, काफी विवादों के बीच से बाहर निकल के आया है। ये कानून बनने जा रहा है इस विधेयक के पारित होने के बाद और इस कानून की जो परीक्षा है या जो बहस हुआ है उसके नतीजे जहां जाकर निकलने हैं वो बिहार है। अगले 6 महीने के अंदर बिहार में चुनाव होना है इस कानून के बाद और जितनी मेहनत से राजनेताओं ने अपनी तकरीर की है, अपनी दलीलें दी हैं, वो सही तरीके से मतदाताओं के जेहन में बैठ पाया या नहीं, इसका नतीजा निकलेगा बिहार से। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में इस वक्फ कानून को अपने अपने हिसाब से लोग कैसे ले रहे हैं। एक हिसाब से कहें तो जनता दल यू जो एनडीए का पार्टनर है, आखिरी वक्त भी उसे लग रहा था कि उसे एक स्पेस मिलेगा या लोगों को आशंकाएं थी। लोग कह रहे थे कि जनता दल यू किस तरीके से इस बिल के समर्थन में आएगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का, खास करके बिहार के मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा चंक उसके साथ है। खास करके वो चंक जो अशरफ के खिलाफ है, पासमानदा, वो चंक जिस पर नीतीश कुमार ने काफी प्रयोग किया है। नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार एक पत्रकार अली अनवर को, जो पासमानदा समाज से आने वाले हैं, मुस्लिमों के पिछड़े समाज से आने वाले हैं, उसके जरिए एक राजनीति की शुरुआत की और अली अनवर को जनता दल यू ने पहली बार पासमानदा मुसलमान बता करके राज्यसभा तक भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार किस गहराई में जाकर के उस खाई को एक आकार दे चुके हैं। भारतीय राजनीति में यह माना गया है कि सैयदों, खानों, जो अगड़े मुसलमान हैं, उसके हाथ में ही मुस्लिम नेतृत्व रहा है और वक्फ जो संपत्ति है उस पर भी ज्यादातर अशरफों का ही अधिकार रहा है। वो बड़े जो अगड़ी जाति हैं या अगड़े समाज के लोग हैं, जो एलीट हैं, उनको ही वक्फ संपत्ति से ज्यादा मतलब है। और जो पासमानदा हैं, जिनके बारे में राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में, कि उनकी हालत बहुत खराब है, उस पासमानदा का कोई आवाज नहीं निकला। इतनी विशाल भूमि के बावजूद, इतनी जमीनों के बावजूद वक्फ बोर्ड ने सिर्फ इसलिए उन गरीबों के हक में काम करने की चेष्टा नहीं की, उनके लिए अनाथालय बनाने की बात हो, विद्यालय बनाने की बात हो, उनको आर्थिक तौर पर उन्नत कराने की बात हो, वक्फ के बाद जितनी संपत्ति थी वो सब कुछ हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। यही एक वजह है कि एक कानून आया और इस कानून के हक में ये सत्ता पक्ष का यही दलील है और ये दलील काफी हद तक नीतीश कुमार को भाता है या नीतीश कुमार की राजनीति को भाता है। नीतीश कुमार ने एनडीए के पास पासमानदा मुसलमानों को, एक बड़ी संख्या वाले मुसलमानों को, जैसे कि हिंदुओं में है सवर्ण महज 15% के आसपास है, उसी ढंग से वहां भी अशरफ महज 15% के 7% है मुसलमानों के अंदर। ज्यादातर पिछड़ी जातियों के, जुलाहा है, अंसारी है, कसाई है, बाकी अलग अलग जातियां हैं। वो जो छोटी जातियां हैं, धोबी हैं, उनके यहाँ हिंदुओं में जिस ढंग से छोटी जातियां, वही सारी जातियां भी वहां हैं और वो जातियां एक बड़ी संख्या में है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका आवाज नहीं है। तो जनता दल यू को काफी हद तक इस बिल के पक्ष में या इस कानून के पक्ष में बोलने का
मन इसलिए भी बना कि उसे लगा कि इससे पासवानदा मुस्लिम नाराज नहीं होंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ जो बांधा गया, जो मुहिम बनाई गई कांग्रेस ने या फिर जो आप कहते हैं इंडिया गठबंधन ने, वो बार बार ये कहती रही कि इस खांचे में सत्ता में मौजूद एनडीए गठबंधन के जो जेडीयू हैं या फिर टीडीपी हैं, चंद्रबाबू नायडू, ये अपने मुस्लिम वोटों के लिए इस बिल के खिलाफ जाएंगे, इस विधेयक के खिलाफ जाएंगे और वो पास नहीं हो पाएगा। तो एक धर्म संकट खड़ा करने की कोशिश हुई, दलील प्रतिपक्ष की ओर से इसी अंदाज में हुई ताकि मुश्किल में पैदा हो और ये बताया जाए कि ये जो वक्फ विधेयक है पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। और इसी ढंग से बैटिंग हुई, जैसा कि मैंने कहा, बड़ी शानदार बैटिंग हुई। जिसने भी जिस जगह से बोला बहुत शानदार तरीके से बोला, या वो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी हो और इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी हो, इसमें कौन ज्यादा अच्छा बोला कौन ज्यादा कम बोला ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसी ढंग से किरण रिजिजू हो या फिर अन्य जो प्रतिपक्ष के लोग हों, उनमें भी पूरी मुस्तैदी से इस बात को बांधने की कोशिश की कि पूरा जो विधेयक है, ये जो वक्फ कानून है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। और इस खाई को गहरी करने की कोशिश हुई या जो भी हुई, लेकिन जो कुछ भी हुआ एक चुनाव के इरादे से हुआ, मतदाताओं को रिझाने से इरादे से हुआ। और बिहार में इस लिहाज से आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो प्रतिपक्ष में खड़े हो रहे हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर हो, उन सबको लग रहा है कि मुसलमान तो भैया नाराज हो गया इससे, अब वो एनडीए के पास नहीं रहेगा। और यही एक वजह है कि वो सब मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार नीतीश बाबू को मुस्लिम वोट तो नहीं मिलेगा। और जिस ढंग से शुरुआती चरण में इसके प्रतिक्रिया में कुछ मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ा है, इस्तीफा दिया है, तो मुस्कुराहट को खिलखिलाहट में बदल दिया है। और उनको लग रहा है कि तमाम मुस्लिम या खास करके मतदाताओं को, उनको लगता है कि मतदाताओं की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होती है, कमजोर तो होती है लेकिन इतनी कमजोर नहीं होती कि 6 महीने में इस बात को भुला दिया जाए, उन दलीलों को भुला दिया जाए और मुस्लिम एक चंग के तौर पर, जो बिहार में बड़ी आबादी है मुसलमानों की और इनफैक्ट वो 17% के आसपास है। अगर आप कहेंगे, अगर बड़ी बात नहीं हो रही होती और बिल्कुल मुस्लिम वोट इंटैक्ट होता, MY समीकरण कहते हैं बिहार में, मुस्लिम और यादव गठजोड़ अगर बुलंद होता, तो पिछले जो 7-8 चुनावों से हाशिए पे जाता गया है आरजेडी, वो आरजेडी जाता नहीं। उसका जो पिछले 15 साल से 17 साल से राजनीति में हाशिए पर धकेला गया है, वो संभव नहीं होता। अगर मुस्लिम इसी अंदाज में एकजुट होते तो ये गुंजाइश नहीं होती कि कांग्रेस की स्थिति वहां कोई कहीं अच्छी होती, क्योंकि कांग्रेस से जो मुस्लिम वोटर भागे हैं जब से मुसलमानों, वो 1989 है, 1989 का भागलपुर दंगा है, और उसके बाद से मुसलमानों ने लगभग कांग्रेस को साफ कर दिया। और बार बार खास करके लालू प्रसाद यादव या आरजेडी या जेडीयू जो समाजवादी धड़ा है, बार बार मुस्लिमों को भागलपुर दंगा याद कराता है और वो उसकी वजह से कांग्रेस के प्रति उन सबका मोह भंग है। तो वो जो MY समीकरण बनाया था लालू प्रसाद यादव ने 15 साल तक बिहार की कुर्सी पर रहने के लिए, वो MY समीकरण नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से ढीला किया। बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की पासमानदा ऑपरेशन जब हुआ तो नीतीश कुमार के पास आई। नीतीश कुमार के आसपास, या मैं भारतीय जनता पार्टी के आसपास नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार के आसपास मुसलमानों के घिरे रहने की वजह है कि वहां बिहार में उन्होंने यह तय किया कि रामनवमी की यात्रा और मुहर्रम की यात्रा समान तरीके से होगी, दोनों के साथ सेम जस्टिस होगा, जो भी उदंडता पेश करेगा सबके साथ न्याय, कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जो नीतीश कुमार का तकरीबन 20 साल का शासन है, टुकड़ों टुकड़ों में काट के देखेंगे तो आप कम बनता है, लेकिन इस शासन के दौरान जिसमें कि वो एनडीए पार्टनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, और नीतीश कुमार जब भी उस पाले में गए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो इसीलिए गए हैं कि उनको लगा है कि मुस्लिम वोटर्स को एक बार फिर से ले आया जाए। तो मुसलमान वोटरों को उन्होंने ये सुनिश्चितता दी है बिहार में। खास करके आप एक और मिसाल ले लीजिए, बिहार में जब पिछले 10-11 साल से पूरे देश में नाम बदलने का, शहरों का नाम बदलने का, स्टेशनों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है, ये नीतीश कुमार का जो एक तरीका है उस तरीके से वो चलते हैं और बताते हैं कि शेरशाह सूरी बनाया है और बिहार का वैभव में मुसलमानों की बहुत बड़ी भूमिका है, अनवारुल हक जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी बड़ी भूमिका है, या बिहार की ऐसी बनावट है जिसमें यह मुमकिन नहीं है कि आप अलग कर सकें और केवल वन साइड पॉलिटिक्स कर पाए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहती या छोड़ नहीं पाती है और उन्हीं के आसरे आगे चलती है, क्योंकि बिहार में जो एक बनावट है समाज का, बहुत ज्यादा
वो खाई नहीं है, और खाई है तो अगड़े पिछड़े का खाई है, जो मुसलमानों के अंदर जाकर के नीतीश कुमार ने बड़े कायदे से कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा है कि नीतीश कुमार उतने घबराहट में नहीं है। भले ही पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा में, राज्यसभा में जेडीयू की तरफ से बोलने वाले नेताओं के अंदर हकलान रही हो, थोड़ी सी खड़खड़ाहट रही हो कि भैया कहीं स्लिप ना हो जाए, कुछ बीत ना जाए, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार वो निश्चित करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बिहार के मतदाताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। और जहां तक वक्फ संपदा की बात है, वक्फ संपदा में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पटना का जो डाक बंगला चौराहा है वो भी कहा जाता है वक्फ की संपत्ति है। पटना रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है, तमाम चीजें। और मुसलमान बड़ी संख्या में इसके लिए आंदोलित इसलिए नहीं होते कि जो वक्फ कमेटियां हैं या उससे जो लाभान्वित होने वाले लोग हैं वो अशरफ हैं, बड़े लोग हैं, उनके पास इनकी पूरी कस्टोडियंस वो हैं, और विवाद है तो अगर वो विवाद का हल हो जाता है तो उनको दिखता है कि वो अशरफ के पास चला जाएगा, चंद मुट्ठी भर लोगों के से फायदा होगा, तमाम लोगों का फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ी संपत्ति होने के बावजूद भी वक्फ का बिहार में कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता है, बड़ा और वो सब कब्जे में, हाई कोर्ट में है, अलग अलग जगहों पे है, लेकिन उसके खिलाफ लोग गोलबंद इसलिए नहीं होते। डाक बंगला चौराहा जब मैं कह रहा हूं तो आप जान रहे होंगे कि वो दिल्ली का जैसा खान मार्केट इंपॉर्टेंट है, लुटियंस जोन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पूरे बिहार की राजनीति को, खास करके पटना की राजनीति को डाक बंगला चौराहा बरसों से तय करता आ रहा है। वहां के पान दुकानों पर ही ये सब तय होता रहा है। तो आप इस मामले आप देख सकते हैं कि जैसे नाम बदलने की बात है, पाटलिपुत्र करना था, बहुत समय तक बात हुई थी कि पटना का नाम पाटलिपुत्र कर दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने यह तय किया ये सब फालतू की बातें मत करो। दरभंगा का कोई, जो दरभंगी खां के नाम पे दरभंगा का नाम लोग कहते हैं, उसका कोई मैथिल नाम इसलिए नहीं, या रूपांतरण ऐसा नहीं हो पाया है कि नीतीश कुमार वहां खड़े हैं। तो एक हिसाब से वो अपने फॉलोअर्स को कैटर करते हैं, और ये ही काफी हद तक जो आरजेडी है उसकी मुश्किल का आधार है। वो MY समीकरण जिसके सहारे लालटेन जलता था, उसकी तेल, लालटेन के तेल कहते हैं, बत्ती के तेल कहते थे मुस्लिमों को, जिसको नीतीश कुमार ने बड़े कायदे से अपने हिस्से में लाया है। तो अब उनकी परीक्षा की बारी है नीतीश कुमार की। लोग कह रहे थे, एक माहौल खड़ा किया गया था, नीतीश कुमार उस वोटर की रक्षा के लिए, उन वोटों की रक्षा के लिए, अपने को राजनीति में बरकरार रखने के लिए वो जाएंगे और इस बिल के हक में नहीं, उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन हाउस में जेडीयू पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार के पक्ष में रहा, और जब पक्ष में रहा है तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी हो, वो मुस्कुरा रही हो कि भैया इस बार तो मजा आएगा, लेकिन नीतीश कुमार भी मुस्तैद से लग रहे हैं। और मिराकल होना अभी बाकी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी का उतरना बाकी है, और जब उतरेंगे तो इस बात को किस ढंग से लिया जाएगा ये देखना बाकी है। और जब ये देखेंगे तब आप समझेंगे, या ये नतीजा बताएगा पूरे देश को। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है, दोनों जगह वक्फ कानून बड़े प्रभावी तरीके से अमल होने वाला है। दोनों राज्य बड़ी मुस्लिम आबादी के राज्य हैं, बहुत सारे सीट्स ये तय मुसलमान आबादी तय करती है। अगर वो नाराज है वक्फ कानून से तो वास्तव में ये फायदा विपक्ष का होने वाला है, बिहार में इंडिया गठबंधन का होने वाला है। और अगर नीतीश कुमार की जादू ऐसा ही चलता रहता है तो मुश्किल है भैया। और राजनीति है, चुनाव है, बहुत सारे अभी तय होने बाकी हैं कि कौन सा नैरेटिव बनेगा, कैसा बनेगा। 6 महीने बहुत लंबा समय होता है, लेकिन बिहार चुनाव लिटमस टेस्ट है, पहला टेस्ट है इस वक्फ कानून का, जिसके लिए संसद में शानदार बैटिंग हुई, शानदार प्रदर्शन। नमस्कार, धन्यवाद।